गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द एक बार सभी लोग जुड़ जाइए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स, और अपने इस प्यारे से लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन मित्रों तक जो भी एनसीईआरटी पैटर्न पे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या अन्य बोर्ड की 12वीं क्लास की तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से सेशन को और बढ़ते हैं अपने इस प्यारे से सेशन में। और आगे की तरफ हम देख रहे हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल का ये 7वां चैप्टर है और आज इसका ये पहला लेक्चर यानी परिचय के रूप में हम लोग आज मानव भूगोल के इस 7वें चैप्टर को, जो कि तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाएं के रूप में है, इसे देखेंगे। ये 12वीं एनसीईआरटी की पुस्तक के आधार पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग इस वीडियो को देख सकें और लाभ ले सकें। और लास्ट में हम लोग करेंगे एमसीक्यू प्रश्न और उसके साथ लॉन्ग और शॉर्ट प्रश्न भी, और उसके बीच में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए बेहतरीन जो शब्द हैं, यानी कि जो भी शब्द आने वाले हैं इस चैप्टर में बार बार, जो आपको कंफ्यूज करते हैं। और इतना ही नहीं, ये आपके एग्जाम में भी आते रहते हैं और आप कंफ्यूज होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि कैसी लगी आपको क्लास। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो आज की क्लास है कि ये है हमारा अध्याय 7। हमारा अध्याय 7वां है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। इसको लेकर के हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल के अंतर्गत, यानी कि हम लोग मानव भूगोल में इसे लेकर के चल रहे हैं, जो है 7वां अध्याय मानव भूगोल का। और इसमें हम लोग आ चुके हैं तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप पर। और आज हम लोग इसी तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के क्या देखेंगे? परिचय, यानी परिचय को लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज की क्लास को तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के रूप में। सभी लोग अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले क्लास की सभी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज की इस चैप्टर को। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है चतुर्थ में। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें अपने इस भूगोल की, 12वीं की भूगोल की, तो 12वीं की भूगोल 2 पार्ट में आती है, जैसा कि आप लोगों को पता है, एक मानव भूगोल और एक भारत लोग और अर्थव्यवस्था के रूप में। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे मानव भूगोल, और मानव भूगोल के क्रम में हम लोग आ चुके हैं 7वें अध्याय पे। 6 अध्याय हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और उस 6 अध्याय के क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट, शॉर्ट नोट, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखी हैं। तो आज हम देख रहे हैं तृतीय क्रियाकलाप को और चतुर्थ क्रियाकलाप को। पहले हम जान लें कि ये होते ही क्या है, किस रूप में है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो आइए आपको एक बार मैं मैप दिखाता हूँ। पहले ये मैप देख लीजिए, फिर हम आगे थ्योरी के रूप में चर्चा करेंगे। देखिए तृतीय क्रियाकलाप की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं इस मैप में सेवा सेक्टर से संबंधित ये तृतीय क्रियाकलाप होता है। किससे संबंधित? आप देख सकते हैं सेवा सेक्टर की बात की जा रही है। अब जब भी सेवा सेक्टर की बात की जाती है तो सबसे पहले आपको जानना होगा सेवा सेक्टर में सेवा मतलब क्या है? जो भी कार्य आप कर रहे हो जिसके बदले में भी आप भुगतान करते हो। क्या करते हो? भुगतान जब आप करते हैं वो सभी आपकी किस में आ जाएंगी? वे सभी आपके सेवा सेक्टर में आ जाती हैं। जब भी आप कोई सेवा का लाभ लेते हो, आप उसके बदले में पेमेंट करते हो। जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, बस से यात्रा कर रहे हैं, तो बस का टिकट आप खरीदते हो, फिर आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो जो आपने यात्रा किया और यात्रा के बदले जो आपने पैसे रुपए दिए, ये भुगतान हो गया उस सेवा का लाभ उठाने के बदले। ठीक है, संचार है, मान लीजिए फ़ोन ही आप यूज करते हैं, आप डाटा भराते हो मोबाइल में, तो डेटा आप जो भराते हो, यूज करते हो ना, तो उसके बदले में आप क्या करते हो? पैसे देते हो कंपनी को। ये सारी चीज़ें हम भुगतान करते हैं। भुगतान स्वरूप जो भी लाभ हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम सेवा सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि हम अगर तृतीय क्रियाकलाप को लें तो तृतीय क्रियाकलाप किस किस रूप में हम बांटे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, व्यापार एवं वाणिज्य पहला हो जाएगा, व्यापार एवं वाणिज्य दूसरा हो जाएगा, परिवहन तीसरा हो जाएगा, संचार और चौथा हो जाएगा सेवाएं।
अब इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि तृतीय क्रियाकलाप को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं। व्यापार में हम जब लोग जाएंगे तो थोक एवं फुटकर देखेंगे, फिर नगरीय एवं ग्रामीण देखेंगे, इस आधार पे हम उसको बांट करके पढ़ेंगे। परिवहन को आप चारों परिवहन में बांटेंगे, यानी कि रेल परिवहन, सड़क, वायु और जो जल परिवहन है उसके रूप में। संचार देखेंगे तो एक दूर संचार होता है और एक दृश्य श्राव्य होता है, ठीक है। इन संचार के बारे में बात करेंगे। सेवाएं देखेंगे तो बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा, अचल संपदा और व्यक्तित्व, यानी कि ये सारे व्यक्तिगत सेवा, ये सभी सेवाएं आपके मिलेंगे। तो चलिए हम एक बार पुनः आ जाते हैं अपने थ्योरेटिकली पॉइंट पे, वहां से देखते हैं। आपको यहाँ पे देखेंगे कि चौथा यानी चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में भी दिया गया है, जो सूचना पे आधारित या अनुसंधान या विकास आधारित होता है, यानी उच्च अन्वेषण आधारित होता है। फिर आप देखेंगे पंचम क्रियाकलाप के रूप में भी यहाँ पे आपको थोड़े से दिए गए हैं, जो विशेषज्ञता, निर्णायकता, परामर्शदाता या नीति निर्धारक के रूप में जाने जाते हैं। वैसे अभी पंचम क्रियाकलाप का महत्व उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, ये तेजी से उभरता हुआ एक हम कह लें कि क्रियाकलाप हमारे सामने आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। आइडिया हो ही गया होगा कि जो तृतीय क्रियाकलाप है ये सेवा संबंधी सेक्टर में है। और सेवा किसे कहते हैं? जिसके बदले भी हमें भुगतान करना पड़े, है ना। जो भी लाभ हम ले रहे हैं उसके बदले अगर भुगतान कर रहे हैं तो वे सभी हमारे किस में आते हैं? वे सभी हमारे तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। तो भुगतान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भुगतान करना, ठीक है, भुगतान करना, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो भी आप भुगतान कर रहे हैं उसके ही बदले ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है ना। देखिए जी, तृतीय क्रियाकलाप की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन और विनिमय, उत्पादन मतलब कि जानते हैं आप, दूसरे क्रियाकलाप में आपने पढ़ा था उत्पादन और विनिमय, यानी कि विनिमय मतलब लेन देन, वस्तुओं के बदले वस्तु, और जो भी चीज आप लेन देन में कर रहे हैं, वस्तु का विनिमय कर लीजिए या किसी भी चीज का विनिमय, लेन देन, तो ये दोनों शामिल होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है, यानी आप क्या उत्पादन कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं, ये उसमें शामिल होती हैं। उत्पादन का परोक्ष रूप से पारिश्रमिक व वेतन के रूप में मापा जाता है। अब जो भी उत्पादन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? वहां कोई न कोई है ना, कौन? श्रमिक। श्रमिक क्या कर रहा है? जो श्रम करने वाला है, मजदूर है, वो मेहनत करके कोई चीज बना रहा है, और जो बन करके चीजें आ रही हैं तो उसके बदले मजदूर को क्या मिल रहा है? वेतन। और यही वेतन क्या हो गया? उसके लिए भुगतान का आधार हो गया, और भुगतान का आधार हो गया तो यह उसके लिए क्या हो गया? उसकी सेवा हो गई। उसने जो अपनी मेहनत की उसके बदले उसको मेहनत मिला, मेहनत के बदले वेतन मिला, वही वेतन उसके लिए क्या हो गया? भुगतान का आधार हो गया, जो उसका क्या हो गया? यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि यही उसके तृतीय क्रियाकलाप के, यानी कि सेवा, यानी कि उसके जो भी उसने मेहनत किया उसके बदले उसको क्या मिल गया? उसकी सेवा का फल मिल गया। किस रूप में? वेतन के रूप में। और यही वेतन उसको क्या कर रहा है? आधार बना करके तृतीय क्रियाकलाप में हम लेकर के चल सकते हैं। यानी कि आपने देखा, भुगतान उसको मिला, सेवा दिया, उसके बदले उसको भुगतान किस रूप में हुआ? वेतन के रूप में हुआ, ठीक है। अतः सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। यानी जो भी विशेष प्रकार के आप, हम कह रहे हैं कि कार्यों को देखते हैं या जो संपादित करते हैं लोग, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य क्षेत्र में हो या प्रशासन या मनोरंजन, किसी भी प्रकार में जिसके बाद आपको भुगतान करना पड़ता है, तो इन सभी का महत्व किस लिए हो जाएगा? ये सभी सेवा के रूप में आ जाएंगे। जैसे देखिए, कोई डॉक्टर होंगे, अपनी सेवाएं देते हैं, तो स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, उनके बदले हम उनकी फीस देते हैं, उनके बदले हम उनकी जो भी दवा के खर्चे होते हैं वो देते हैं, तो उनकी सेवा हो गई। शिक्षक, ज्ञान हमें प्राप्त होता है, हम फीस दे करके अगर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो शिक्षा क्या कर रहे हैं कि हम शिक्षा का सेवा ले रहे हैं, किससे? टीचर से। हम टीचर को भुगतान कर रहे हैं। विधि, यानी कि किसी से कानूनी सलाह ले रहे हैं, ठीक है। प्रशासन, यानी कि पुलिस है, कोई पुलिस प्रशासन है, हमारी सेवा में लगे हुए हैं, तो उनको सरकार क्या करती है? उसके बदले वेतन देती है। मनोरंजन है, हीरो हीरोइन जो भी आप देखते हैं फिल्मों में कार्य करते हैं, तो उनको डायरेक्टर पैसे देते हैं, फिर वो हमारे लिए फिल्म बनाते हैं या चीज़ें करते हैं, फिर हमारे जो फिल्म देखने से उनको इनकम होती है वो भी उन्हें लाभ प्राप्त होते हैं। तो ये सभी क्या है? उनके भुगतान है, ठीक है, समझ में आया। यानी उनकी सेवाओं के बदले उन्हें क्या मिला? भुगतान किया,
है ना। तो अब ये आ गया तृतीय क्रियाकलाप में। आप ध्यान से देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन, मनोरंजन इत्यादि व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाता है। अब देखिए, कोई मान लीजिए कि शिक्षक ही है, जितना ज़्यादा अच्छा पढ़ाएगा, जितना ज़्यादा उसकी मांग क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। और जब मांग ज़्यादा होगी तो वह क्या करेगा, अपनी फीस को भी अधिक करता है। यानी आप सोच लीजिए कि कोई भी, अगर मान लीजिए कि डॉक्टर ही है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो जितना ऑपरेशन करते हैं या जितना इलाज करते हैं एकदम 100% सही रहता है। तो अब उस डॉक्टर की क्या होगी, धीरे धीरे मांग बढ़ेगी, और मांग जैसे जैसे बढ़ेगी तो वो अपनी सेवा, यानी कि अपने जो वो डॉक्टरी कर रहे हैं, जो भी वो सेवा दे रहे हैं, उस सेवा का वो क्या करेंगे, यानी कि शुल्क भी बढ़ाते चले जाएंगे, यानी मांग बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है ना, ये समझ में आया यहाँ तक। यानी कि उन्हें क्या करना है, अभ्यास, ये जो अभ्यास होगा उनका, जितना ज़्यादा अभ्यास अच्छा होगा वह उनको व्यवसायिक बनाता जाएगा, यानी और अच्छे इनकम की तरफ उनको लेकर के चलता चला जाएगा। अगला बिंदु देखिए, तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। तृतीय क्रियाकलाप जो होता है वो क्या होता है, सेवा से संबंधित होता है। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये किससे संबंधित है, सेवा से, सीधे समझिएगा, सर्विस सेक्टर से। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक, याद रखिएगा कैसे, कुशल यानी स्किल्ड जो लेबर होंगे उन्हीं से, व्यवसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। सबसे ज्यादा याद रखिएगा, जो बहुत ही अच्छे कुशल कारीगर होंगे उनके द्वारा, या जो विशेष प्रकार की प्रशिक्षण प्राप्त किए होंगे उनके द्वारा, दोनों के द्वारा ये बहुत ही विशेष महत्व रखता है। अगला देखिए, मैंने आपको ये ग्राफ बताया ही, ग्राफ बहुत अच्छे से देखिएगा। ये तृतीय क्रियाकलाप को 4 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 और ये 4। वाणिज्य व्यापार, परिवहन, संचार और सेवा। वाणिज्य व्यापार में थोक और फुटकर के रूप में बांटा जाएगा, जो नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय और ग्रामीण दोनों में। फिर होगा परिवहन, परिवहन में रेल, सड़क, वायु और जल। और संचार में दूरसंचार, दृश्य और श्रव्य, यानी कि देखना और सुनना दोनों आएंगे उसमें। फिर सेवाएं में बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा, अचल संपदा और व्यक्तिगत संपदा, ये सारी आएंगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर बात करें विनिमय की, तो विनिमय लगभग हर चीजों का होता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं, जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। अब देखो ध्यान से, जो परिवहन होगा, जो व्यापार होगा या जो संचार होगा, इन सब में क्या है कॉमन, एक ही चीज कॉमन होती, वो होती दूरी, है ना। व्यापार कर रहे हैं, यहाँ के लोग कहीं और से जाके व्यापार कर रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, दूरी उसमें भी मायने रख रही है। फिर अगला देखिए, उसके अगला कि दूरी के बाद आप देख सकते हैं कि परिवहन में आ जाइए। परिवहन एक जगह से दूसरे जगह जाने का, आने जाने का साधन है, इसमें भी दूरी मायने रखता है। संचार, संचार यानी कि क्या, ये हम बात करते हैं टेलीफोनिक, या अपनी बातों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, इसमें भी दूरी महत्व रखता है। तो इन सभी में कॉमन क्या होगा, दूरी, विनिमय के माध्यम से। इसलिए हम कह सकते हैं अगला बिंदु जो है तृतीय क्रियाकलाप। और जैसे विनिमय क्या करता है, इन सभी के प्रभाव को कम कर देता है, इन दूरी को क्या करता है, ला करके कम कर देता है, यानी व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाओं के माध्यम से इनकी दूरी कम कर देता है। हाँ, इनके बदले सेवा के बदले भुगतान लेता है। ठीक है, इसलिए तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं, याद रखिएगा, मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यवसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। वे भौतिक कच्चे माल का प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती। याद रखिएगा, ये प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती, मतलब ये खुद नहीं शामिल होंगी, इनकी सहायता से चीजें होंगी। जैसे देख लीजिए, एक नलसाज यानी नल का मिस्त्री, बिजली मिस्त्री, ठीक है, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, प्रकाशक इत्यादि का काम इनका सामान्य उदाहरण है। यानी आप देख सकते हैं तृतीयक में लगभग वे सभी लोग आएंगे जो जो अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे नल साज हुआ तो नल का मिस्त्री जो हुआ वह है, और बिजली मिस्त्री वो आकर के आपके घरों के इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक करता है। तकनीशियन हो गया, यानी कि जितने भी लोग हुए ये सब आपके क्या करते हैं कि घरों में सेवा देते हैं या आपके लिए सेवा प्रदान करते हैं। और इन सेवा का, अगर हम देखें, इन सेवा का लाभ हम लेने के बजाय इनको क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। ठीक है,
तो ये आपको समझने में मदद कर रहा होगा कि तृतीयक क्रियाकलाप होते क्या हैं। मुख्य रूप से तृतीयक क्रियाकलाप के बारे में आपके मन में जो विचारधाराएं थी वे क्लियर हो गई कि जो भी लोग हमारे लिए कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो क्या है प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित न होकर के उनके जैसे कार्यों में आते हैं, उनके बदले हम अगर भुगतान करते हैं तो वो हमारे किस में आते हैं, तृतीय क्रियाकलाप में, टर्शियरी सेक्टर में। अब चलिए कुछ विशेष अगर हम बात करें तो हम विशेष परिभाषा जो है इस चैप्टर का उसे देख लेते हैं, क्योंकि ये परिभाषा आपके चैप्टर के लिए होने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इन्हें जानते हैं तो चैप्टर की आधी चीजें आपकी वैसे ही क्लियर रहेंगी। तो पहला है तृतीय क्रियाकलाप से ही शुरू करते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा। तो तृतीय क्रियाकलाप या सेवा सेक्टर से संबंधित ऐसा क्षेत्र है जिसमें मूर्त वस्तुओं के, याद रखिएगा, मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा, मूर्त मतलब कि जो है नहीं, है ना, वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा वस्तुओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। व्यावसायिक क्यों? क्योंकि उसके बदले हमें पेमेंट करना पड़ता है ना। दूसरे शब्दों में तृतीय क्रियाकलाप अमूर्त सेवाओं से संबंधित ऐसा क्षेत्र है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, ठीक है ना। वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, हम सेवा का लाभ लेते हैं, उसके बदले पेमेंट करते हैं, इतना याद रखिएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। क्या है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही तृतीय क्रियाकलाप आते हैं। सर्विस सेक्टर क्यों? आपने देखा यहाँ नलसाज, मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार सब लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं और उस सेवा के बदले क्या लेते हैं, हमसे लाभ लेते हैं अपने शुल्क के रूप में। अब सेवाएं होती क्या है? कोई भी सेवा कब हम कहेंगे कि सेवा है, नहीं है? वे समस्त क्रियाकलाप जिनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, याद रखिएगा उत्पादन नहीं हो रहा है, किंतु वस्तुओं के उत्पादन एवं विपणन में सहायक होते हैं। उत्पादन तो हो नहीं रहा है लेकिन इनकी सहायता से होता है, याद रखिएगा, इनकी सहायता से होता है, यानी ये सहायक होते हैं उसके उत्पादन में, तो इनको हम लोग सेवा कहेंगे। व्यापार क्या है? अभी आपने देखा कि जो तृतीय क्रियाकलाप है उसमें व्यापार भी आता है, ठीक है ना, वाणिज्य और व्यापार। तो व्यापार है क्या? अन्यत्र उत्पादित वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है, यानी कि आप जो भी उत्पादन कर रहे हैं, जो भी वस्तु आप बना रहे हैं, उसका ले जाकर मार्केट में बेचना खरीदना ही क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है, व्यापार कहलाता है। व्यापारिक केंद्र, यानी कि अगर हम बात करें ट्रेडिंग सेंटर क्या होता है, यह एक ऐसा स्थान होता है जहां हम ले जाकर के बेचते हैं। देखिए, लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से फुटकर और थोक व्यापार की समस्त क्रियाओं को संपन्न करने वाले नगरीय केंद्र व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में वे कस्बे और नगर जहां व्यापार होता है व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। लाभ प्राप्त करना ही है। अगर कोई आप व्यापार चला रहे हैं तो उसमें आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जित करना। और ये लाभ अर्जित करने के लिए जहां से आप इसका क्या करते हैं, यानी कि आदान प्रदान करते हैं इन क्रियाओं का, यानी कि जहां अपने वस्तुओं को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, व्यापारिक केंद्र कहलाता है। अब आता है फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार क्या होता है? जब भी आप किसी वस्तु की इकाई यूनिट भी आप किसी को बेचते हैं, यानी कि इकाई वस्तु भी अगर आप बेच रहे हैं या क्रय या विक्रय कर रहे हैं तो वह आपके फुटकर में आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक निश्चित मात्रा या बंडल में वस्तुओं का क्रय या विक्रय करते हैं तो वह क्या होता है, थोक विक्रेता। चलिए देख लीजिए, उपभोक्ता को वस्तु के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित व्यापारिक क्रियाकलापों को फुटकर व्यापार कहा जाता है। प्रत्यक्ष विक्रय यानी कि जो भी चीज है हमारे पास डायरेक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन होलसेल में क्या होता है, डायरेक्ट नहीं बेचा जाता, ये हमसे ज्यादा खरीद के ले जाएंगे, फिर वो छोटे छोटे दुकानों पे दे करके वो इनडायरेक्ट वे में खरीदते हैं। थोक विक्रेता क्या होते हैं? श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं से की जाने वाली सीधी खरीद करने संबंधी व्यापारिक क्रियाकलापों को थोक व्यापार कहा जाता है। यहाँ याद रखिएगा, श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े, याद रखिएगा, बड़े भंडार। जब हम बहुत अधिक मात्रा में चीजों का, वस्तुओं का विक्रय एक साथ करते हैं तब हम उन्हें होलसेल के रूप में लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन है, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा और हंसते मुस्कुराते रहिए आप लोग हमेशा। देखिए, कुछ ज़्यादा समय लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा,
बस आज नहीं तो कल होगा। ये हाल नहीं है, हल होगा, ठीक है ना, ये हल होगा, हल होगा, बस आज नहीं तो कल होगा। जैसे कई बार क्या होता है कि जब हम पढ़ते रहते हैं या तैयारी करते रहते हैं तो बहुत सारे समय में हम डिप्रेस हो जाते हैं, मतलब मन टूट जाता है कि नहीं अब नहीं होगा, अब छोड़ो, ये सब छोड़ते हैं, बाकी चीज़ों में लगते हैं। लेकिन हार नहीं मानना है, ठीक है ना। ज़्यादा समय लग सकता है, कई बार ऐसा होता है कि आप जिन चीज़ों पे कार्य कर रहे हैं आपको लगता है कि यार इतना दिन हो गया करते करते कुछ नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो, छोड़ते हैं, ये है वो है। लेकिन संघर्ष करना मत छोड़िए, आप लगे रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। हो सकता है आप अभी सोचे थे, अभी नहीं हुआ, अगले समय में हो सकता है, कुछ और समय लग सकता है, लेकिन होगा ज़रूर अगर आप मन से लगे हैं तो, ठीक है। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हार कभी नहीं मानना है, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रह करके प्रयास करते रहना है। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? वह व्यवस्था जिसमें वस्तुओं या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया या ले जाया जाता है, उसे हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फिर देखिए समय दूरी। समय दूरी, एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय को समय दूरी कहते हैं। भाई कितनी देर में आपने वो डिस्टेंस कवर किया, है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं। लागत, दूरी, जितनी भी दूरी आपने तय की उसके बदले भुगतान कितना करना पड़ा है, उस यात्रा का किराया आपको कितना वहन करना पड़ा, वही क्या हो गई, लागत दूरी हो गई, ठीक है ना। अब देखिए जाल तंत्र, नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क सबको पता होगा। देखिए परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होकर विभिन्न स्थानों को परिवहन मार्गों से जोड़ती हैं। अब ये जो मार्ग है आप देखते हैं, रास्ता मान लीजिए एक जगह ये है, एक जगह ये है, एक जगह ये है, यहाँ से कई रास्ते इसमें डायरेक्ट आए होंगे, यहाँ से भी ऐसे आए होंगे, फिर यहाँ से भी आए होंगे, फिर इसी में से निकल के कोई यहाँ आया होगा, यहाँ से निकल के कोई इधर गया हो। ये जितनी भी रास्ते आपको मिल रहे हैं अलग से अलग, ये तीनों जगह को जोड़ने वाले ए, बी और सी को, तो ये ही क्या कहलाते हैं, जाल तंत्र कहलाते हैं। इस प्रकार विकसित परिवहन व्यवस्था जाल तंत्र कहलाता है, ठीक है। समकाल रेखाएं क्या होती हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें अगर डायरेक्ट आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मानचित्र पर समान समय में पहुंचाने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समकाल रेखाएं कहलाते हैं। जैसे आप जब इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो समदाब रेखा पढ़े होंगे, है ना, समदाब रेखा पढ़े होंगे, जहाँ पे समान दाब रहते हैं पृथ्वी के वायुमंडल के, उसको समदाब रेखाएं कहते हैं। तो उसी तरह समकाल रेखाएं, काल मतलब क्या होता है, टाइम जोन होता है। तो समान समय रेखा में मतलब कि पृथ्वी पर समान रूप से एक समय में जिस बिंदु तक हम पहुंच सकते हैं उसको समान समकाल रेखाएं कहते हैं। नोड क्या है? याद रखिए नोड, जहां से दो चीजें निकलती हैं, दो अथवा दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड कहलाता है। जैसे आप देखते हैं यहाँ से मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, यहाँ से दो चीजें निकली, है ना, दो तरफ रास्ते निकल रहे हैं, तो इन दोनों को हम, ये जो ज्वाइंट पॉइंट होगा इसे क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। जैसे आप वृक्षों में देखते हैं जहाँ से उसकी नई शाखाएं निकलती हैं वृक्षों में तने से, तो उसे भी नोड हम लोग कहते हैं। योजक यानी लिंक, जोड़ना, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। अब ये देखिए जहां जाकर के दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं, ये क्या हो गई, लिंक हो गई, ठीक है ना। लिंक यानी योजक, योजक यानी जुड़ गई। संचार सेवाएं क्या होती हैं? संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों तथा विचारों का प्रेषण सम्मिलित होता है। संचार सेवाओं में क्या होता है, शब्द, संदेश तथा हमारे विचार, ये सब आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, अपने विचारों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं, किसी के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं, संदेश एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आता है, सेवाओं यानी कि संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है। अगला देखिए पर्यटन, ये आपके इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। ये जो भी चैप्टर पढ़ेगा पर्यटन को बहुत अच्छे से पढ़ेगा। पर्यटन पे बहुत सारे एमसीक्यू बनाए जाते हैं पर्यटन पे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्यों पूछा जाएगा कि दुनिया के सबसे तेजी से उभरता हुआ वो सेवा क्षेत्र कौन है, तो पर्यटन है, ठीक है ना। यूरोप में पूछा जाता नहीं, पूछा जाता है कि निम्न देशों में सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ आते हैं, तो यूरोप में आते हैं। ये सारी चीजें आपके पर्यटन क्षेत्र से ही संबंधित हैं, जो बार बार इस चैप्टर से पूछी जाती हैं। देखिए पर्यटन एक यात्रा है,
जो व्यापार के बजाय आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। दूसरे शब्दों में मनोरंजन के लिए की गई यात्रा पर्यटन कहलाती है। अच्छा, हम एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं घूमने? आनंद के लिए, ठीक है ना। आनंद के ही मुख्य रूप, देखिए आप चाहते हैं कि हम जाएं जम्मू कश्मीर, बर्फ में खेले कूदे, ये क्या चाहते हैं, ये क्यों चाहते हैं कि थोड़ी आपको अच्छा लगे, है ना। क्योंकि आप मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, मैदानी क्षेत्रों के महत्व को छोड़ करके आपको पर्वत श्रेणी अच्छा लगते हैं। जो वहाँ रहते हैं वो लोग चाहते हैं कि हम मैदानी क्षेत्रों में आए, यहाँ की चीज़ों को देखें, ठीक है ना। अगला देखिए, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, है ना। ये टर्म वैसे तो है आपके इकोनॉमिक्स का, लेकिन थोड़ा यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके आधार पे आपके देश की वृद्धि होती है, और ये वृद्धि कहीं ना कहीं आपके इस चैप्टर में दर्शाती है। जिस भी देश की तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप अच्छे होते हैं वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे, जीडीपी की बात मिलेगी। यह किसी देश में एक वर्ष में उसकी घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। इसकी गणना स्थिर मूल्यों अथवा प्रचलित मूल्यों पर की जा सकती है, ठीक है। स्थिर मूल्यों पे और प्रचलित मूल्यों पे दोनों पे की जाती है। एक आधार वर्ष लिया जाता है, उस आधार वर्ष के आधार पे हम स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य के आधार पे हम उस देश का जीडीपी ज्ञात करते हैं कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है, यानी कुल कितना उत्पादन हो रहा है उस देश की सीमा क्षेत्र के अंदर। अगला देखिए, चिकित्सा पर्यटन यानी कि मेडिकल टूरिज्म। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ दिया जाता है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। यानी कि अब यहाँ पे क्या आता है, वैश्विक स्तर पे हम कह रहे हैं कि यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पर्यटन संबंधी चीजें हैं वहाँ पे चिकित्सकों की जो हम कह लें कि कार्य होते हैं उसे हम लोग चिकित्सा पर्यटन के रूप में लेकर के चलते हैं। अब आता है यहाँ से आपका चतुर्थ क्रियाकलाप यानी क्वाटरनरी एक्टिविटी। अनुसंधान, याद रखिएगा, रिसर्च और डेवलपमेंट की बात जहां की जाएगी, किसकी? रिसर्च और डेवलपमेंट। जहां रिसर्च और डेवलपमेंट की बात की जाएगी, R&D की, तो वही हमारा क्या होगा? चतुर्थ क्रियाकलाप होगा। देखिए, अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित क्रियाकलाप जो विशिष्टीकृत ज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान किसी चीज में हो, तकनीकी दक्षता हो यानी कि हम टेक्नोलॉजी के रूप में अच्छे हो, प्रशासनिक क्षमता भी हमारे पास हो, यानी कि किसी के पास जो है वो क्या है कि हम कह लें कि हमारे पास प्रशासनिक पावर भी हो, तकनीकी अच्छे अच्छे ज्ञान भी हो, और तकनीकी रूप से हम सफल भी हों, और इतना ही नहीं, किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हो, तो वो हमारा कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत। यानी विशेष ज्ञान आधारित जो कार्यक्रम होंगे वे चतुर्थ में आएंगे। तकनीकी में अगर आप उत्तम क्वालिटी के हैं तो भी आप चतुर्थ क्रियाकलाप में आएंगे। प्रशासनिक क्षेत्र में भी आप हैं, ठीक है ना, तो भी आप कहाँ आ जाएंगे? आप चतुर्थ क्रियाकलाप में आएंगे। तो चतुर्थ क्रियाकलाप मुख्य रूप से आपका क्या करता है कि अनुसंधान और विकास यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट के आधार पे आगे बढ़ता है। रिसर्च करेंगे जब आप तो विशेष चीज़ों में चलते चले जाएंगे और उसके आधार पे विकास अच्छी होगी। अब यही बात आती है छोटी सी पंचमी क्रियाकलाप की, वे सेवाएं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन या व्याख्या व प्रयोग तथा नवीन तकनीकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है, पंचम क्रियाकलाप कहलाती है। ये उच्च श्रेणी के क्रियाकलाप होते हैं जिनमें निर्णय लेने वाले तथा नए नीतियां बनाने वाले लोग सम्मिलित किए जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, उच्च, ये क्या है? ये एकदम याद कीजिएगा कि उच्च श्रेणी के क्रियाकलाप है, एकदम अपर लेवल के। कौन? जिनमें हम नए नए विचारों को ध्यान में रखते हैं, उनके व्याख्या करने, उनके प्रयोग करने तक, नई तकनीकी जो आने वाली है उस पर, ये सभी समान रूप से हम पंचम क्रियाकलापों में देखेंगे। लेकिन अभी पंचम क्रियाकलाप हमारे कह लें कि उभरता हुआ क्रियाकलाप के रूप में है, तो इसीलिए अभी उसका महत्व उतना नहीं है। विचारों का हम कह लें कि नए नए जो विचार आते हैं, आइडियोलॉजी जो कहते हैं, तो इनको इस चीज़ों में रखा गया है। बाह्य स्रोतन, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में भी ये पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। दक्षता, याद रखिएगा, दक्षता को सुधारने तथा उत्पादों की कीमतों को घटाने के लिए किसी बाह्य एजेंसी को ठेका देना या कार्य सौंपना बाह्य स्रोतन कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में हमें सुधार करना है और उस सुधार कार्यक्रमों को लेने के लिए हमने किसी दूसरे कंपनी को बोला कि भाई हमारे यहाँ ये चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, आपके यहाँ अच्छी होती है, जरा हमारे यहाँ देखिए, आइए चीज़ें कीजिए।
जैसे आप देखेंगे मेक इन इंडिया शुरू किया गया था, तो मेक इन इंडिया में ये बोला गया कि आप कहीं के भी साइंटिस्ट हों, भारत में आइए, भारत की जो संसाधन है उसका उपयोग करके भारत के लिए वस्तुओं का उत्पादन कीजिए, निर्माण कीजिए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, उन सभी लोगों को अपने यहाँ बुला करके और अपनी चीज़ों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए हम उनको यहाँ पे बुला रहे हैं, ठीक है ना, अपनी क्षमताओं को सुधार करने के लिए। तो ये हो जाता है बाह्य स्रोतन। बाह्य स्रोतन आप लोगों से बहुत एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब देखिए अगला जो है आपका है अपतरणन, आप सॉर्टिंग। ये क्या होता है, जब बाह्य स्रोतन के कार्य को समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसे अपतरणन कहा जाता है। यानी यही काम, यानी बाहर से बुला करके अपनी चीजों को सुधारने के लिए कहाँ, समुद्र पार स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी अपने यहाँ से हटा करके हम किसी और देश में दे दिए, यानी अपनी चीजों को, अपनी गुणवत्ता सुधारनी है तो हम अपने सामान को भेज दिए अमेरिका, हम अपने सामान को भेज दिए रसिया, वहां से अगर सुधर के आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपतरणन। और बाह्य स्रोतन का मतलब कोई बाहरी आकर के हमारे ही देश में हमारी चीजों को अगर सुधार रहा है तो वो हो जाएगा बाह्य स्रोतन। इन दोनों में डिफरेंस पता चला। तो ये इस चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। और आपने देखा तृतीय क्रियाकलाप क्या होते हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होते हैं, पंचम क्या होते हैं। ये सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। सेवा सेक्टर क्या होता है आप लोग को पता चल गया। किसी भी सेवा के बदले आप अगर भुगतान कर रहे हैं तो ये सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। यानी आप कोई भी लाभ ऐसा ले रहे हैं जिसके बदले आपको भुगतान करना पड़ रहा है तो वो तृतीय क्रियाकलाप में आप लेकर के चलेंगे। क्लियर है, इतनी चीज़ें तो मुझे आशा लगता है कि सभी को क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए थोड़ा सा हम लोग तृतीय क्रियाकलाप के बारे में पढ़ लेते हैं और बाकी की अगली जो चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट सेशन में होंगी। तो तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित होता है जिनमें अधिकांश कार्यों का निष्पादन व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों, कुशल श्रमिकों तथा परामर्शदाताओं द्वारा होता है। याद रखिएगा, प्रशिक्षित विशेषज्ञ यानी कि जो उनको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है, यानी कुशल श्रमिक यानी कि स्किल्ड जो श्रमिक हैं, यानी कि लेबर है, जिनको एकदम सीख के वो माहिर है अपने काम में। और परामर्शदाता यानी कि जो भी लोग हमें क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं, ऐसे लोगों को मिला करके हम लोग तृतीय सेवा मतलब तृतीय क्रियाकलाप को लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन विनिमय दोनों कार्य सम्मिलित होते हैं। दोनों सम्मिलित होते हैं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इनका प्रयोग करते हैं हम। उत्पादन का मापन परोक्ष रूप से वेतन के आधार पे या परिश्रमों के रूप में होता है। जो भी यहाँ उत्पादन हो रहा है उसका मूल्यांकन किस रूप में किया जाएगा, उन श्रमिकों को, ये जो श्रमिक है या जो प्रशिक्षित विशेषज्ञ है या परामर्शदाता है, इनको हम उसके बदले भुगतान करके वेतन के रूप में हम इसका मापन करते हैं। विनिमय के अंतर्गत, याद रखिएगा, विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है। विनिमय के अंतर्गत हम किसको किसको लेकर के चलते हैं, व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाओं को। पहली चीज क्या हो गई, ट्रेड, फिर हो गया ट्रांसपोर्ट और फिर हो गया संचार सुविधा। इन सभी को लेकर के हम चलते हैं किसके माध्यम से, विनिमय के माध्यम से। अगला, तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का अधिक महत्व होता है। तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त, ठीक है, मूर्त मतलब कि हम कह लें कि जैसे देखिए जो प्राकृतिक चीजें, वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का अधिक महत्व होता है। ठीक है ना। द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है कि तृतीय क्रियाएं सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकों, मशीनरी, औद्योगिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा कार्मिकों विशिष्टीकृत कुशलताओं और अनुभव ज्ञान पर मुख्य रूप से निर्भर करती हैं। लेकिन दूसरे में आपने क्या देखा था, वहाँ मशीनों के द्वारा व्यक्ति अपने हाथों के द्वारा किसी भी प्रकार से विनिर्माण उद्योग में शामिल होता था। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उनके विनिर्माण तो हो रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें किसमें है कि हम उनके बदले भुगतान करें, यानी उन मशीनों को, अच्छे मशीनों को उपयोग करेंगे तो अच्छे भुगतान पेमेंट करेंगे। अगर हम कुशल श्रमिक रखेंगे तो उनके भी एक निश्चित सैलरी पे रखेंगे, है ना। तो इस रूप में हम लेकर के चलेंगे, तृतीय क्रियाकलाप को हम लोग इसी रूप में समझेंगे। तो आशा करते हैं तृतीय क्रियाकलाप आप लोगों को समझ में आई होगी। देखिए जी, ये हैं आपके आज के डीपीपी के प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय कलाप है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्रियाकलाप है, शिक्षा कानून क्रियाकलाप है कौन सा, इन सभी के आपको आंसर देने हैं, नहीं तो अगले क्लास में आपको मैं आंसर दे दूंगा। तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। और पंचम क्रिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कितने प्रतिशत से अधिक लोग तृतीय क्रियाकलाप में लगे हैं। ये आपके चैप्टर की ही सारे प्रश्न हैं, अगर आप इनको करते हैं तो आपके
प्रश्न तैयार होते चले जाएंगे। ये आपके हैं मेरी तरफ से लॉन्ग प्रश्न, ये हैं आपके शॉर्ट, ठीक है, और ये हैं आपके लॉन्ग। आप इनको करने का प्रयास कीजिएगा। ये 16 मई के आपके सॉल्यूशन है, शायद साइकोलॉजी गई थी, साइकोलॉजी की क्लास गई थी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले परिचय किसका? तृतीयक और चतुर्थ। क्रियाकलाप, ठीक है। फिर हम लोगों ने परिभाषा देखा, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देखा। फिर हम लोगों ने डीपीपी देखे और सॉल्यूशन। फिर हम लोगों ने देखा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो अगली जो क्लास होगी आपकी लेक्चर नंबर 2 के रूप में होगी अध्याय 7 की, है ना, यानी कि तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, ठीक है जी। तो बहुत अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिएगा इस पूरे चैप्टर को और सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं आपसे फिर एक बेहतरीन और अच्छे कंटेंट के साथ। अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी मित्रों तक शेयर कीजिए जो भी एनसीईआरटी पैटर्न पे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या अन्य बोर्ड्स में पढ़ाई करते हैं। आप इन क्लास की पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और ये है आपका टेलीग्राम चैनल स्टडी भारत आर्ट्स। यहाँ से आपको मिलेंगे सारे क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सारे पीडीएफ जो भी आज तक के क्लास आपके चले हैं, उन सभी के क्लास की यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, रिवीजन जरूर कीजिए और जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं सेल्फ स्टडी के रूप में उनसे प्रश्न बनाने का प्रयास जरूर कीजिए। तो नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। शुभ रात्रि।